हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो सेट है फ्रेंड्स आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप जानते हैं हम लगातार प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं सारे ही सब्जेक्ट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में लगाएंगे हम सीडीपी का ये सेट। और कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप जानते हैं एग्ज़ाम आपका बहुत ज़्यादा नज़दीक है। लास्ट टाइम पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ करनी है, ध्यान रखिएगा। एक तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकें। साथ में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। जो भी आपने थ्योरी वगैरह पढ़ी होगी उसका रिवीजन अब स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो आप लोग चाहें तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है इस पर आप मैसेज करके पेड नोट्स को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम पर रिवीजन करने के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर तो हम वीडियो से कर ही रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए फ्रेंड्स, हम रिसेंट वाले सारे पेपर कर रहे हैं जो रिसेंटली आपका 2023 में हुआ था और 2024 में जो एक पेपर हुआ था, और उससे पहले जो ऑनलाइन वाले हुए थे ना उन्हें भी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली अगर आप 4-5 साल के सॉल्व करके जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे सीटेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? बताइए कौन सा विकास करता है। पहला है आपका भाषा विकास, दूसरा है नैतिक विकास, तीसरा है शारीरिक विकास एंड चौथा है आपका सांस्कृतिक विकास। तो देखिए बात क्या हो रही है कि मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क करने की प्रवृत्ति का जो अध्ययन किया जाता है। देखिए इसका अध्ययन आप सांस्कृतिक विकास में तो करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें तो आपका संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। शारीरिक विकास आप जानते ही हैं, ये आपके शरीर से रिलेटेड होता है, आपकी बॉडी से रिलेटेड। जैसे आपकी हाइट बढ़ती है, आपकी बॉडी का वेट बढ़ रहा है, वो सब आपका शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं भाषा विकास की। तो देखिए भाषा विकास भी इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाषा विकास ना हमारे भाषा से रिलेटेड है कि किस तरीके से आप लैंग्वेज को बोलना सीखते हैं। और आप जानते हैं हम लैंग्वेज को कैसे बोलना सीखते हैं, LSRW, यानी कि सबसे पहले लिसनिंग होती है, फिर स्पीकिंग होती है, फिर रीडिंग होता है और फिर राइटिंग होता है। तो ये भाषा को सीखने का एक क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है, साइंटिफिक सीक्वेंस इसको आप कह सकते हैं। तो ये भाषाई विकास हो गया। लेकिन क्वेश्चन में भाषा से रिलेटेड तो कुछ पूछा ही नहीं है, तो बस हमें हमारा आंसर मिल चुका है जो कि होगा नैतिक विकास। अब देखिए अगर आपको आंसर नहीं भी आता है ना तो आप इस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके अपने आंसर तक ईजीली पहुंच सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, व्यक्तियों को अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क करने की जो प्रवृत्ति का अध्ययन करता है वो आपका नैतिक विकास के अंदर आता है, यानी कि मोरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, ठीक है। इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि पेपर ना आपका दोनों ही लैंग्वेजेस में रहता है, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो देखिए क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। और जो स्टूडेंट्स लगातार इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो अब कुछ क्वेश्चन ना एकदम दिमाग में बैठ गए होंगे, याद हो गए होंगे। उनको बस एक बार क्वेश्चन पढ़ने की देर होगी, वो आंसर कर चुके होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। लेकिन हाँ, आप जानते हैं अभी एग्ज़ाम नज़दीक है तो थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा डिटेल्ड थ्योरी पे नहीं जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ज़रूर होगा लेकिन थोड़ा सा कम डिटेल में जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर सकें कम टाइम पे। तो देखिए कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है कि डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम हेड टू टो। और मैंने आपको हमेशा बताया है हेड टू टो जो डेवलपमेंट जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि विकास क्या होता है, एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है सिर से पैर की तरफ, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। तो देखिए ऑप्शन में तो सिफेलोकॉर्डल दिया ही नहीं है, तो अब आप कौन सा आंसर टिक करेंगे?
पहला है विकास पूर्वानुमेयी है, यानी कि प्रिडिक्टेबल है, पहले ही आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिर से पैर की तरफ विकास ये नहीं है। विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, जी नहीं, ये कोई उत्पाद नहीं है डेवलपमेंट। नेक्स्ट है विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। देखिए हमें हमारा आंसर मिल चुका है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? हेड टू टो, सर से पैर की तरफ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बढ़ता रहता है, तो इसी को हम कहते हैं हेड टू टो डेवलपमेंट, यानी कि सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी फोर्थ कह रहा है बच्चों के विकास की दर में विभिन्नताएं होती हैं, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि असर्शन और रीजन से पूछा हुआ है, यानी कि कथन और तर्क से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए कथन क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। कथन दिया है कि अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए, यानी कि अभिभावकों को इसमें शामिल करना चाहिए कि बाल्यावस्था में बच्चे की देखभाल कैसे होती है। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। तर्क है कि बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। जी हाँ, बिल्कुल, जो बच्चे का विकास होता है वो पारिवारिक परिवेश से ही प्रभावित होता है, क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है ना वो परिवार में ही होता है, तो ऑब्वियसली परिवार का जो एनवायरनमेंट है वो तो डिपेंड करेगा ही, है ना। तो इसीलिए दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है हमारा ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जीन पियाजे से पूछा हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? वर्ग समावेशन की बात हो रही है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास इंक्लूजन इज अटेन्ड बाय चिल्ड्रन ड्यूरिंग डैश स्टेज, यही है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास इंक्लूजन। वर्ग समावेशन की जो अवधारणा है वो बच्चे के अंदर कौन सी स्टेज में आती है, चलिए आपको बताना है। पहला है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक। दूसरी स्टेज है सेंसरी मोटर, यानी कि संवेदीगामक। तीसरा है प्री ऑपरेशनल, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक। और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक, या फिर इसको औपचारिक संक्रियात्मक भी कहा जाता है। ये रहा, ठीक है। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें वर्ग समावेशन की, क्लास इंक्लूजन की, तो ये वाला जो कैरेक्टर है ये आता है बच्चों के अंदर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में। याद रखिएगा, अगर आपने नोट्स में मेंशन नहीं करा है तो ये लाइन आप नोट डाउन कर सकते हैं कि बच्चों में क्लास इंक्लूजन का जो कैरेक्टर है वो डेवलप होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ना, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसकी इन्होंने ये जो 4 स्टेजेस बताई हैं इनको आपने सीक्वेंस में याद रखना है। सीक्वेंस में सबसे पहले आपका सेंसरी मोटर आता है, फिर आता है आपका प्री ऑपरेशनल, फिर आता है कॉन्क्रीट, और फिर आता है फॉर्मल। तो इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा। कैसे? देखिए, पहले एस, फिर पी, फिर सी और फिर एफ। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये सीक्वेंस आपसे कई बार पूछा गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका पियाजे से रिलेटेड ही पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जीन पियाजे आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं, यानी कि थिंक हाइपोथेटिकली, कौन सी स्टेज में सोचते हैं? और ये क्वेश्चन भी आई थिंक काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया भी था कि बच्चे अगर परिकल्पनात्मक रूप से सोच रहे हैं इसका मतलब है कि वो फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज में है। ये जो अंतिम अवस्था है पियाजे के अकॉर्डिंग, SPCF है ना, इसमें से जो F है लास्ट 12+ वाली फॉर्मल ऑपरेशनल, तो इसी स्टेज में बच्चा जो है हाइपोथेटिकली सोचने लगता है कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, उसका रीज़न क्या है। एक साइंटिस्ट की तरह उसका दिमाग होने लगता है यहाँ पर। तो ये स्टेज आती है आपकी लास्ट वाली
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका वाइगॉत्स्की से रिलेटेड आ चुका है। देखिए वाइगॉत्स्की भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जीन पियाजे इंपॉर्टेंट है। ले वाइगॉत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD शॉर्ट में आप कह सकते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों के ZPD पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या देना चाहिए? बताइए, एक अध्यापिका को बच्चों को क्या देना चाहिए जिससे कि बच्चे समीपस्थ विकास का क्षेत्र पा सकें? ऑप्शन है आपके सामने। अब देखिए, पहला है दंड, दूसरा है पुरस्कार, तीसरा है पाठ, चौथा है नकारात्मक प्रतिपुष्टि। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे जो है समीपस्थ विकास के क्षेत्र में पहुंच सकें, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उसको दंड देंगे, सीधी सी बात है, ये बाहर हो जाएगा। और नकारात्मक प्रतिपुष्टि, ये भी आपका नेगेटिव है। पुरस्कार देना, ये भी अच्छी बात नहीं होगी फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अगर आप हर चीज़ में बच्चे को पुरस्कार देने लगे तो पुरस्कार की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, बच्चा उसका आदी हो जाएगा। फिर जब नहीं दोगे ना आप तो उसको बुरा लगेगा, तो इसीलिए ज़्यादा पुरस्कार नहीं देना है। तो टीचर क्या करेंगी, अध्यापिका क्या करेंगी, बच्चे को हेल्प करेंगी। हेल्प को हम यहाँ पर कह रहे हैं पाड़। ठीक है, हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हैं, पाड़ है, मचान है, आई थिंक आलम्बन भी इसको कहते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसका एक ही नाम है जो कि आप याद रखेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्कैफ फोल्डिंग। क्या बोलते हैं? स्कैफ फोल्डिंग। टीचर क्या देंगी बच्चों को? स्कैफ फोल्डिंग देंगी। स्कैफ फोल्डिंग का मतलब होता है बच्चों को हेल्प देना, सहायता देना। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ले वाइगॉत्स्की ही इसकी बात करते हैं, याद रखिएगा, और कोई भी साइकोलॉजिस्ट इसकी बात नहीं करते हैं। किसकी? पाड़ की। जहाँ पर भी आपको दिख जाएगा ना पाड़ लिखा है हिंदी में, या फिर आपको दिख रहा है कहीं इंग्लिश में, ये रहा, इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, जो कि मैंने आपको बताया। अगर आपको ये कहीं भी दिख रहा है तो आपके दिमाग में सीधे लेव वाइगॉत्स्की का नाम आ जाना चाहिए, क्योंकि इसकी बात सिर्फ और सिर्फ लेव वाइगॉत्स्की करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लेव वाइगॉत्स्की से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। लेव वाइगॉत्स्की ने डैश विकास में वृद्धि हेतु डैश के इस्तेमाल पर बल दिया है। बताइए, वाइगॉत्स्की ने कौन से विकास में वृद्धि हेतु किस चीज़ के इस्तेमाल पर बल दिया है, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, पहला है शारीरिक और पारस्परिकता, दूसरा है नैतिक और पुरस्कार, तीसरा है सामाजिक और स्मृति सहायक विधियाँ, और चौथा है संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक उपकरणों। अब देखिए, मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बता देती हूँ। जिन लोगों ने नोट्स लिया है वो तो ध्यान से देखिएगा, जितनी भी ट्रिक्स मैंने नोट्स में मेंशन की हैं वो आपको याद करनी ही है। अब जिन्होंने नोट्स नहीं लिया है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वाइगॉत्स्की ना 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, याद रखिएगा। वो 3 चीज़ें हैं आपकी SCL। S फॉर सोसाइटी यानी कि समाज, C फॉर कल्चर यानी कि संस्कृति, L फॉर लैंग्वेज यानी कि भाषा। अब अगर इन तीनों में से आपको ऑप्शन में कोई भी दिखे तो आप समझ जाइए वाइगॉत्स्की ने बात करी है। या तो समाज होना चाहिए, समाज इनमें से है किसी में? जी हाँ, थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, क्या कहीं पर कल्चर दिया है, संस्कृति दी है? जी हाँ, यहाँ पर दिया है। क्या कहीं पर लैंग्वेज दिया है? लैंग्वेज नहीं दिया है। ठीक है, तो अब या तो आंसर ऑप्शन 3 होगा या फिर ऑप्शन 4 होगा। इस तरीके से ना आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा पाएंगे अगर आप इन ट्रिक्स को याद कर लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। ले वाइगॉत्स्की ने सामाजिक विकास में वृद्धि हेतु स्मृति सहायक विधियों, जी नहीं, वो स्मृति सहायक विधियों की बात नहीं करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन 4। ले वाइगॉत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हेतु सांस्कृतिक उपकरणों के इस्तेमाल पर बल दिया है। याद हो जाएगा? ठीक हो गया, 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जो नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरीज दी हैं ना, थ्योरी के नाम तो आपको एटलीस्ट याद करने ही हैं कि ये वाली थ्योरी किसने दी है। जैसे पियाजे की हम बात करते हैं तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। वाइगॉत्स्की की हम बात करते हैं तो उन्होंने
सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, आप जानते ही हैं। इसी तरीके से कोहलबर्ग की अगर बात करें तो इन्होंने क्या दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर, ये वाला आप देख लीजिए। क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। बस आपको याद है कोहलबर्ग की थ्योरी है ये, सिंपल। देखिए, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। औरों को तो आपने देखना ही नहीं है, कोनार्ड लोरेंज, ये सब तो हम पढ़ते ही नहीं है। ये सिगमंड फ्रॉइड, इन्होंने तो साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी, याद करिए, है ना। और एरिक एरिक्सन ने भी ये वाली थ्योरी नहीं दी है, इनकी भी एक दूसरी थ्योरी है। तो यहाँ पर कोहलबर्ग इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर करने की कोशिश ज़रूर करें ताकि आप खुद का एनालिसिस भी कर पाएँ यहाँ से। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कथन और तर्क वाला है। कथन दिया है कि क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, जो आपका चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित होता है अधिगम, उसमें क्रिया आधारित चीज़ें होती हैं, बच्चे खुद से करके सीखते हैं, ये तो सही है। तर्क है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, ऐसा नहीं होता है। शिक्षक क्या है, एक सुविधादाता है। हम पढ़ते हैं ना, टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, एक सुविधादाता की तरह काम करता है। और ये कह रहा है कि यहाँ पर उसकी कोई भूमिका ही नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो सिंपली हम कहेंगे कि कथन सही है, लेकिन हमारा जो तर्क है वो गलत है। जो हमको कहाँ दिया है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये कह रहा है दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि, सबसे पहले आपको ये याद रखना है बहुबुद्धि सिद्धांत दिया किसने था। तो देखिए, ये जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, ये दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने। याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। अब बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता क्या है, ये आपसे पूछा है। पहला कह रहा है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की होती है। दूसरा कह रहा है बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता। तीसरा कह रहा है बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है। और चौथा कह रहा है सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान है। देखिए, हर किसी का बुद्धि स्तर क्या एक समान हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। किसी का बुद्धि स्तर ज़्यादा हो सकता है, किसी का एवरेज हो सकता है ना। तो ये तो बाहर हो गया। बुद्धि को क्या आप सटीक रूप से माप सकते हैं कि किसी की बुद्धि कितना किलो है या कितना लीटर है, नहीं माप सकते, सीधी सी चीज़ है। बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, तेज किया जा सकता है फ्रेंड्स। जितना आप एफर्ट देंगे उतनी चीज़ें आप सीखते चले जाते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि क्या होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। नाम से ही क्लियर है, बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि अनेक प्रकार की या विभिन्न प्रकार की हो सकती है। और अगर आपसे पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर इंटेलिजेंस इज 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ऐसे याद रखेंगे, आठ प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा पेशेंस बनाते हुए चलिएगा। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो रही है आई थिंक, और आप लोगों को क्लासेस भी पसंद आ रही होंगी, क्योंकि आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आते रहते हैं कि यस क्लासेस हमें अच्छी लग रही हैं, हमारा इतना स्कोर बन रहा है। तो एक मोटिवेशन बना रहता है फ्रेंड्स, ताकि एग्जाम तक आपकी प्रिपरेशन इसी तरीके से कंटिन्यू करवाते रहें ताकि आपका स्कोर बढ़ सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, फिर से आपका लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड पूछा हुआ है। लेव वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, SCL याद करिए, लैंग्वेज, इसको ये बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इन 3 चीज़ों को मैंने आपको बताया था। तो भाषा, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं, बताइए। पहला है भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक होती है। क्या ये बाधक है? नहीं, ये तो कहते हैं भाषा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये कह रहा है भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है। जी नहीं, भाषा क्या है, एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है। देखिए, आपको ध्यान रखना है, इसीलिए जितनी भी मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ ना, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की हमने बात करी थी, और मैंने आपको बताया था कि इन 3 चीज़ों को ये इम्पोर्टेंस देते हैं। इम्पोर्टेंस देते हैं मतलब ये तो है नहीं कि बाधक है, अर्थहीन है,
या एक नगण्य अंश है, ऐसा तो नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अधिगम को क्या करती है, सुसाधित करती है। ठीक है, दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फ्रेंड्स। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देता है? देखिए, बॉयज़ के लिए कपड़े खरीदे जा रहे हैं ब्लू कलर के और लड़कियों के लिए कपड़े खरीदे जा रहे हैं पिंक कलर के। तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है बताइए? क्या ये लिंग रूढ़िबद्धता है, या फिर लड़के और लड़कियों के आनुवंशिक लक्षण है, या लिंग तरलता है, या लिंग चयन है? तो आप कहेंगे ये आपका लिंग रूढ़िबद्धता है, जेंडर बायसनेस है। लिंग रूढ़िबद्धता मतलब होता है फ्रेंड्स, जो चीज़ें ना पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को अलग अलग नज़र से देखा जाता था। लड़कियों को घर में रख दिया जाता था कि ये किचन संभालेंगी, घर का काम करेंगी। लड़कों से कहा जाता था कि तुम बाहर जाकर पैसा कमाओगे। ये चीज़ें, लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव किया जाता था, तो उसी को हम कहते हैं लिंग रूढ़िबद्धता। अब यहाँ पर भी भेदभाव हो रहा है। देखिए, बॉयज़ के लिए नीले कपड़े आ रहे हैं और गर्ल्स के लिए गुलाबी कपड़े आ रहे हैं। क्या गर्ल्स ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहन सकती थी? क्या बॉयज़ गुलाबी रंग के कपड़े नहीं पहन सकते थे? पहन तो सकते थे ना, लेकिन क्वेश्चन में तो नहीं कह रहा है ऐसा। क्वेश्चन में तो सीधा सीधा लिंग रूढ़िबद्धता है, जेंडर बायसनेस है। तो बस हमें हमारा आंसर मिल चुका है, जो कि ऑप्शन 1 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 पर हम पहुंचे हुए हैं। क्वेश्चन है, अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो वह पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसलिए सरिता को चाहिए कि वह, तो आपको बताना है कि सरिता को क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 1 है शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करे ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। दूसरा है छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाए। तीसरा है सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें, या फिर इन मतभेदों के बारे में ध्यान ही ना दें। तो बताइए, अगर आप टीचर होते तो आप क्या करते? तो सिंपली फ्रेंड्स हम कहेंगे कि सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को वो क्या करेंगी, शामिल करेंगी। ठीक है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट? क्या होना चाहिए? लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों का नामीकरण, सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना। चौथा है डिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर लो, कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन। तो बताइए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन आखिर किया क्यों जाता है, ये पूछा है। क्या बच्चों का नामीकरण करने के लिए किया जाता है? नहीं। बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए? नहीं। जिनके कम अंक आ रहे हैं उनमें अवरोधन के लिए? नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने के लिए, ये समझने के लिए कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कर पा रहा है या नहीं। बच्चे को आप जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे के रीज़न ढूंढना, फिर उस पर काम करना, ये उद्देश्य होता है मूल्यांकन का। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। ये रहा, मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है? बताइए। पहला है अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है, या रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन में बदल जाता है, या व्यापक मूल्यांकन अव्यापक मूल्यांकन में बदल जाता है, या फिर सतत मूल्यांकन असतत मूल्यांकन में बदल जाता है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके, यानी कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें विद्यार्थी भी शामिल हो रहे हैं, तो मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आएगा? तो इसमें बदलाव आएगा, अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है
असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाता है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए मूल्यांकन ये आपका बेस्ट माना जाता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अधिगम का मूल्यांकन, एक होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन होता है फ्रेंड्स, जैसे साल में जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होता है ना, जहाँ पर बच्चे पास या फेल हो जाते हैं, वो अधिगम का मूल्यांकन है। यहाँ पर सिर्फ ये डिसाइड होता है कि या तो बच्चा पास है या तो बच्चा फेल है। लेकिन अधिगम के लिए मूल्यांकन बेस्ट होता है। क्यों होता है? इसमें क्या होता है कि एनुअल एग्ज़ाम होने से पहले बच्चों का कई बार यूनिट टेस्ट लिया जाता है। यूनिट टेस्ट लेने का रीज़न ये है, ये पता लगाया जाता है कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चों की प्रोग्रेस चेक करी जाती है, प्रगति चेक करी जाती है, ठीक है, ताकि एनुअल एग्ज़ाम होने तक बच्चे को आप अच्छे से सिखा सकें, अच्छे से पढ़ा सकें और बच्चा पास भी हो जाए और उसको चीज़ें समझ में भी आएँ। ठीक है, ये होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन। तो अगर आप मूल्यांकन में बच्चों को शामिल करेंगे ना, तो ये अच्छी चीज़ है। इससे क्या होगा, आपका अधिगम का मूल्यांकन जो है अधिगम के लिए मूल्यांकन में बदल जाएगा और ये क्या होता है, एक पॉजिटिव चीज़ होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि अधिगम का मूल्यांकन बेस्ट होता है या अधिगम के लिए, तो आप कहेंगे अधिगम के लिए मूल्यांकन बेस्ट है। अधिगम के लिए मूल्यांकन को हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन, और अधिगम का मूल्यांकन को हम कहते हैं सम्मेटिव असेसमेंट, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो FA हमारा बेस्ट होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। कमेंट करके अपना स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं लास्ट टाइम पर क्विक रिवीजन के लिए, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अगर आप चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स को पेड फॉर्म में ले सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।